नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सबावत और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज यानी कि 19 जुलाई 2021 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो देखते हैं आज के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण है। पहले हम क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उन्हें डिटेल्स में जानेंगे। दोस्तों यह है मेरा बायोडाटा। पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं पॉलिटिकल साइंस की हुई है, बाकी यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस से किया हुआ है। बाकी ये ऐसी एग्ज़ाम जो मेरे द्वारा पास की गई है। और दोस्तों आरएस मेंस का रिजल्ट आ चुका है। अब इसमें स्टेट सर्विस मिलेगी। स्टेट सर्विस में कौन सी सर्विस अलॉट होगी, ये अलॉट होने के बाद आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 जुलाई, बी 18 जुलाई, सी 19 जुलाई और डी है 20 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो 18 जुलाई 1918 को इनका जन्म हुआ था। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो दोस्तों नवंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने शांति और स्वतंत्रता की संस्कृति में नेल्सन मंडेला जी द्वारा दिए गए योगदान के सम्मान में आधिकारिक तौर पर 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस घोषित किया। तो अब नेल्सन मंडेला जी इन्होंने क्या किया कि लोकतंत्र में विश्वास जताया कि लोकतांत्रिक रूप से व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए, नस्लीय जो भेदभाव है वह नहीं होना चाहिए, मानव के अधिकार है वह सभी को मिलने चाहिए और उनमें कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और एपार्थ्राइड नीति, एंटी एपार्थ्राइड रिवोल्यूशनरी एक आंदोलन चलाया गया था, उसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था, रंग विरोधी आंदोलन। तो इनका जन्म कब हुआ? 18 जुलाई 1918 को। और ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे हैं 1994 से 1999 के दौरान। तो इनके द्वारा जो रंग भेद के प्रति है और इनके जो गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर इनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए उन्हीं के सम्मान में इस दिवस को मनाया जाता है। तो एक बार हम ये फ़ोटो जो देख पा रहे हैं, यह है नेल्सन मंडेला जी का फ़ोटो। और ये जो कंटिनेंट है अफ्रीका, इसमें यह रेड कलर का मैप जो आप देख पा रहे हो यह है साउथ अफ्रीका। तो यहीं पर हुए थे नेल्सन मंडेला जी का जन्म और यहीं पर इन्होंने किया था संघर्ष। और दोस्तों ये जो छोटा सा मैप आप साइड में देख पा रहे हो यह है मेडागास्कर, जो कि हमेशा अफ्रीका के मैप के साथ में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय और डी है रेल मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो अब शिकायत प्रबंधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। तो इस एप्लीकेशन को आईआईटी कानपुर के द्वारा की सहयोग से इसे विकसित किया गया है। तो अब ये सिस्टम क्या करेगा कि जैसे जो शिकायत होंगी उनको वर्गीकरण करेगा, सेपरेट करेगा अलग अलग। जैसे किस प्रकार की शिकायत कितनी बार आई, शिकायत किस फिजिकल एरिया से ज़्यादा शिकायत आ रही है, किस टाइप की शिकायत ज़्यादा आ रही है, फेक शिकायतें कितनी आ रही है। तो इस तरह वो वर्गीकरण करके ऑटोमेटिक बता देगा कि इस तरह की शिकायतें इस तरह की। तो इस तरह शिकायतों के वर्गीकरण में और किस तरह की शिकायत पर ज़्यादा कार्य करना है और त्वरित रूप से कार्रवाई करनी है, तो इस तरह प्रशासन को मदद मिलेगी। तो जो शिकायत है उनमें का जो शिकायत निवारण है उसमें सुधार होगा, सिस्टम में शिकायतों की जल्दी से पहचान कर ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित की गई सेंट्रल साउथ एशिया कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस 2021 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, बी ताजिकिस्तान, सी कजाकिस्तान और डी रूस। इसका जो सही आंसर ऑप्शन है उज्बेकिस्तान के द्वारा इसकी मेज़बानी की गई। तो जो सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया इन देशों के मध्य कनेक्टिविटी को किस तरह बढ़ाया जाए कि कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत ना आए और आसानी से ये कनेक्टिविटी हो जाए। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जिन पर कार्य किया जा सकता है? तो इसकी जो मेज़बानी उज्बेकिस्तान के द्वारा की गई थी। तो अब एक बार हम ये भी जान लेते हैं कि सेंट्रल एशियन कंट्री है कौन कौन से। तो दोस्तों सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान कंट्री आती है। अब जो साउथ एशियन कंट्री उनमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये कंट्री आती है। तो इन कंट्रियों के मध्य आपस में किन किन क्षेत्रों पर सहयोग बढ़ाया जाए इसमें चर्चा की गई। और इसमें भारत की तरफ से भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा भाग लिया गया और उनके द्वारा अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट से भी बात
की गई थी कि भारत अफगानिस्तान में किस तरह की भूमिका निभाएगा, और अफगानिस्तान के जो वर्तमान हालात हैं उन पर भी चर्चा इसमें की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम पारित किया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, बी जापान, सी फ्रांस और डी अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी यानी अमेरिका के द्वारा इस तरह का अधिनियम पारित किया गया है। अब यह एक्ट पारित क्यों किया गया है? तो दोस्तों जो उइगर की समस्या है, पहले तो ये जान लेते ये कहाँ पर है। तो उइगर की समस्या है चीन कंट्री में है, चीन के जिनजियांग प्रांत में है। तो ये चीन के बारे में कहा जाता है कि जिनजियांग प्रांत में जितनी भी फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ पर ये जो उइगर मुस्लिम अल्पसंख्यक है इनको बंदी बनाकर फैक्ट्रियों में डाला गया है और इनसे जबरन श्रम करवाया जाता है बिना पारिश्रमिक दिया हुआ, अर्थात बिना वेतन पर इनका काम करवाया जाता है। इस तरह से एक तरह से इनका सिस्टमेटिक शोषण किया जा रहा है। तो इस शोषण को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा यह एक्ट लाया गया है कि सिनजियांग प्रांत में जो भी कंपनी होगी उनके द्वारा जो भी व्यापार अमेरिका से किया जा रहा है उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है और अमेरिका इस तरह का व्यापार नहीं करेगा चीन के साथ। तो ये जो अमेरिका का कहना है कि जो टैरिफ एक्ट बना हुआ है 1930 के, उसके तहत ये जो एक्टिविटी है इलीगल है और इसी के तहत हम आप पर प्रतिबंध लगाए रहे हैं। तो अब ऐसी कोई भी आयत नहीं होगा। तो दोस्तों वैसे तो चीन और अमेरिका के बीच में वैसे ही बनती नहीं है, दोनों के मध्य में अब वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है। चीन का मानना है कि यह उभरती हुई शक्ति है जबकि और अमेरिका डूबती हुई है, जबकि अमेरिका का मानना है कि हमारा स्थान विश्व राजनीति में कोई नहीं ले सकता। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। दोस्तों यह है अमेरिका का मैप जिसमें लगभग 50 इसके स्टेट है और ये अलास्का है जो कि रशिया के पास है, ये नॉर्थ में है जो कि अमेरिका से दूर स्थित हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी में खोले गए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष को किस देश के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी न्यूजीलैंड, सी जापान और डी दक्षिण कोरिया। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है, जापान के द्वारा इस सेंटर को यानी कि इस रुद्राक्ष सेंटर को फाइनेंस मदद दी जाएगी। अब ये सेंटर का उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा वाराणसी में के दौरे के दौरान किया गया था। अब इस सेंटर का जो पर्पज़ है वह पर्पज़ ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र होते हैं उनमें लोगों के बीच में सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर बढ़े, अर्थात विश्व कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के मध्य के लोग हैं उनके मध्य सामाजिक और सांस्कृतिक कनेक्टिविटी बढ़े। और ये जो इमारत बनाई जाएगी ये 3 स्टार होगी जो कि पर्यावरण के अनुकूल होगी। अब दोस्तों एक बार जापान को भी हम जान लेते हैं। तो जापान एक द्वीपीय राष्ट्र है जो द्वीपों पर स्थित है। यह मुख्यतः 4 द्वीपों पर स्थित है और नॉर्थ में है होक्काइडो और योकोहामा, शिकोकू और क्योटो। अब इसकी जापान की जो राजधानी है वह है टोक्यो। लगभग 13 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन है और यहाँ के यासुहिको सुगो जो प्रधानमंत्री है जो कि अभी में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के विश्व युवा कौशल दिवस की थीम क्या रखी गई? ऑप्शन है यूथ स्किल्स डे, बी है यूथ स्किल्स एंड ट्रेनिंग डे, सी है री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक और डी है नन ऑफ द अबव यानी कि कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है री इमेजिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक इसकी थीम रखी गई है इस वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस की। तो विश्व युवा कौशल दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 15 जुलाई घोषित किया गया, अर्थात 15 जुलाई को यह विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। युवाओं को रोजगार देने के संबंध में, उनको स्किल प्रदान करने के संबंध में और जो नई नई तकनीक है उनकी जानकारी युवाओं को हो और वो उससे में ट्रेनिंग लिए हुए हो ताकि उनको रोजगार प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के द्वारा विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों द्वारा किस क्षेत्र में सब्सिडी खत्म करने के कदम का विरोध किया गया है? ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, बी उर्वरक क्षेत्र, सी मत्स्य पालन और डी है मुर्गी पालन। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी है, मत्स्य पालन के क्षेत्र में विकसित देश द्वारा सब्सिडी समाप्त कर दी गई विश्व व्यापार संगठन में। तो इसका विरोध भारत के द्वारा किया गया है और भारत के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि विकासशील देशों की वर्तमान और भविष्य की जो मछली पकड़ने की ज़रूरत है उनके साथ साथ उनकी जो प्रभावी स्पेशल और विविधक जो उपचार के बीच संतुलन की मांग की है कि इनमें संतुलन होना चाहिए। एक तरफ से यदि आप सब्सिडी को हटा दोगे तो यह यहाँ के मछुआरों के साथ अन्याय होगा क्योंकि विकासशील देशों के पास अभी भी टेक्नोलॉजी नहीं है। वहीं विकसित देशों का मानना है कि विकासशील देशों में मछुआरों को सब्सिडी दी जाती है, इससे बाजार विकृत हो रहा है, बाजार का स्वरूप बिगड़ रहा है क्योंकि जो रेट है वो विकासशील देशों में ज़्यादा कम है और विकसित देशों में वह लागत अधिकारी है, इसलिए विकसित देशों का मार्केट
बिगड़ रहा है, इसलिए सब्सिडी को समाप्त किया जाता है। तो देखते हैं भारत का विरोध करने का कोई निर्णय या परिणाम मिलता है या नहीं मिलता। अब WTO के बारे में हम जान लेते हैं। WTO एक संगठन है जो कि दो या दो से अधिक देशों के मध्य में जो व्यापार होता है उसमें फैसिलिटेट्स और रेगुलेट्स का कार्य करता है। इसका जो हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। इसके लगभग 164 मेंबर है और 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रहे साद हरीरी का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है सीरिया, बी इजराइल, सी है लेबनान और डी है साइप्रस। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, लेबनान से इसका संबंध है साद हरीरी का। तो अब ये चर्चित क्यों रहे, क्या है, तो देख लेते हैं दोस्तों। साद हरीरी को लेबनान का प्रधानमंत्री बनाया गया था और कहा गया था कि आप वहाँ सरकार बनाइए क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक गतिरोध चल रहा है। तो इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए इनको मौका दिया गया था, लेकिन ये सरकार बनाने में असफल रहे और इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है। इसी कारण ये हाल ही में चर्चित रहे हैं। तो अब इस्तीफा इनके द्वारा दे दिया गया है, तो अब कौन बनेगा नया प्रधानमंत्री वो बता देंगे। एक बार लेबनान के बारे में हम जान लेते हैं कि ये वेस्टर्न एशिया में स्थित है और मेडिटेरियन सी के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। वहीं इसकी राजधानी जो बैरूत है और प्रेसिडेंट मिचेल ओन है और प्राइम मिनिस्टर साद हरीरी थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। पॉपुलेशन इसकी ज़्यादा है नहीं, लगभग 70 लाख के आसपास है। अब एक बार लेबनान को मैप में भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ है लेबनान, ये जो ब्लू मैप में ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसको हम, ये है बड़ा मैप जो ये बॉक्स में दर्शाया गया है। तो अब लेबनान है वह सीरिया और इजराइल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। वहीं साइप्रस के साथ ये मेडिटेरियन बाउंड्री शेयर करता है। तो इस तरह छोटा सा राष्ट्र है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का संबंध किस राज्य मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात और डी है राजस्थान। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान के द्वारा मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लॉन्च की गई है। अब क्यों की गई है, इसके फायदे क्या आते दोस्तों? इसके तहत 1000 रुपये की सब्सिडी बिजली बिलों में दी जाएगी। तो इससे लगभग जो फ़ायदा होगा वह है लगभग 15 लाख किसानों को इससे फ़ायदा होगा। किसान परिवारों को 1000 रुपये की प्रति महीने सब्सिडी दी जाएगी। हालांकि इस योजना का फ़ायदा उन उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगा जिन पर बिजली कंपनियों का कोई बकाया उधार चल रहा है, अर्थात जिन पर ड्यू पेमेंट चल रहा है, जिन्होंने पिछले कई महीनों के अपने बिजली के बिल जमा नहीं करवाए हैं, उनको इस योजना का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका फ़ायदा लेने के लिए पहले आप अपना पैसा जमा करवाइए, फिर आपको हर महीने 1000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। इस योजना का सबसे अच्छा फ़ायदा यह है, यदि आपका बिल 800 रुपये आया है तो आपके ये 200 रुपये जो है ये अगले महीने एडजस्ट हो जाएंगे। यानी कि मान लो अगले महीने आपके 1200 रुपये आए हैं तो सब्सिडी जैसे 1000 रुपये मिलेगी प्लस 200 रुपये आपके पिछले महीने के थे, तो इस तरह आपके 1200 रुपये एडजस्ट हो जाएंगे और आपका बिल आएगा 0। तो इस तरह हर महीने 1000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। एक बार राजस्थान को भी देख लेते हैं हम है कहाँ। तो दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत और ये जो ब्लू लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ ये है राजस्थान का मैप और यहाँ पर है जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है। मुख्यमंत्री अभी अशोक गहलोत जी है और यहाँ के जो गवर्नर है वह कलराज मिश्र जी है। पॉपुलेशन लगभग 7 करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है और इसका जो लगभग 60% हिस्सा है वो एक मरुस्थलीय ही हिस्सा है। 60% लगभग 40% हिस्सा नॉर्मल है और अरावली की पहाड़ी भी राजस्थान के बीचों बीच से होकर गुजर रही है जो राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित रही प्रसाद योजना को किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय, बी पंचायती राज मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय और डी है पर्यटन मंत्रालय। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है। अब यह प्रसाद योजना है क्या, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित 2014-15 में इसे लॉन्च किया गया था। प्रसाद की जो फुल फॉर्म है वह पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव है। इस योजना का स्थल यह है कि जो तीर्थ स्थल है और विरासतीय स्थल है, अर्थात जो सैकड़ों वर्षों पुराने हैं ऐसे तीर्थ स्थल और विरासतीय स्थल है उनका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है। तो इसके लिए पर्यटन मंत्री द्वारा हाल ही में क्या
बेयूर केरल में एक परियोजना थी क्रूवेयर, उसके तहत पर्यटक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ में हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वाराणसी का दौरा किया गया था, तो उस दौरे पर प्रसाद परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। इस कारण ये योजना चर्चा में रही है। तो दोस्तों आज के सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।